साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म और बिहार बोर्ड का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सभी का अपना बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के न्यूमेरिकल के डर को दूर करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल का सेशन। इस बार जो मंथली एग्जाम हुआ उसमें आप बिहार बोर्ड की मंशा से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। बिहार बोर्ड अब आपको न्यूमेरिकल्स कराना चाहता है। अब आप न्यूमेरिकल से डर करके बच नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि उसको छोड़ दूं और काम चल जाएगा। आपको न्यूमेरिकल लगाना ही पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, न्यूमेरिकल आसान बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स में पूरा नंबर लाने के लिए और फिजिक्स में आपके अंक को 70 में से 70 लाने की जो तैयारी है, उस तैयारी को पूर्ण करने के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस सेशन, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस सेशन। यानी कि आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। उन चारों ऑप्शंस में आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है कि कौन सा आंसर, कौन सा न्यूमेरिकल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उस फॉर्मूले को लगा करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सही प्रैक्टिस करते हैं तो सही आंसर लाएंगे, और अगर आप सही आंसर लाते हैं तो आप अपना नंबर कहीं ना कहीं उसको सुनिश्चित कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं फिर से कहूंगा एक बार सारे साथी सेशन को खूब सारा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन है इंपॉर्टेंट सेशन। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को ये एग्जाम में दिलाएगा पूरे नंबर। ये सेशन आपके न्यूमेरिकल को डर को दूर करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो शेयर करना बनता है ना? तो शेयर कर दीजिए सारे साथियों को, जितने भी दोस्त मित्र साथी आपके हैं सबको शेयर करके बुला लीजिए। और अगर आप इसको देखते हैं तो देखते हुए बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, ठीक है? अगर आप बीच में छोड़ भी देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बैठते हो अक्सर 2-4 क्वेश्चन लगाए, फिर उसके बाद आपने बंद कर दी वीडियो, तो फिर आइएगा 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन फिर लगाइएगा। तो न्यूमेरिकल वीडियो है, बार बार आकर के लगा के प्रैक्टिस करिए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाइएगा, इस वीडियो को देखिएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा, लिख करके रख लीजिए, गारंटी के साथ आएगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से आएगा। तो प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है? किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया हुआ है, यानी कि मुझे धारा का आई नॉट वैल्यू दिया हुआ है, 5√2 दिया हुआ है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि आई आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। आई आरएमएस वैल्यू आप जानते हैं आई नॉट अपॉन में √2 होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बड़े ही आराम से निकाल पाएंगे। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि आई आरएमएस यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान चाहिए, तो धारा का शिखर मान बटे में √2 कर देना है। आई नॉट क्या है? धारा का शिखर मान है। तो बस यहां से आई आरएमएस हम कैसे निकालेंगे? आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू 5√2 दिया हुआ है और नीचे √2 दिया हुआ है। √2 से √2 कट जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर की धारा आ जाएगी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिनको रखते ही आंसर आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछता आ रहा है, पूछता रहेगा। तो आज वो सारे ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, जिनकी संभावना है पूछने की। तो प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक अमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है, परिपथ में धारा का अधिकतम मान होगा। अमीटर जो नापता है वो वास्तव में आईआरएमएस करंट को मापता है, तो आईआरएमएस करंट आपको 5 एम्पियर दिया है। कह रहा है धारा का अधिकतम मान यानी आई नॉट आपसे कह रहा है कितना होगा। तो आप अभी जानते हैं, रिलेशन आपने पढ़ लिया है कि आई आरएमएस बराबर होता है आई नॉट अपॉन में √2। आपने अभी इतना पढ़ा, आई आरएमएस दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो बराबर आई नॉट अपॉन में √2। तो इस प्रकार से अगर आप आई नॉट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 5√2 हमारा आंसर, जो कि होगा हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर? अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन शेयर जरूर करते जाइए, ठीक है? तो शेयर करते जाइए फटाफट से और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज हमें दिया हुआ है V बराबर V0, V बराबर 200 साइन 50 पाई टी। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान होगा। VRMS पूछा हुआ है, VRMS पूछा हुआ है। VRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान वोल्टेज का पूछा हुआ है, ये ज्ञात करना है हमें। तो भाई फॉर्मूला क्या लगता है बताइए? जैसे अभी आई नॉट का फॉर्मूला था ना, वैसे ही VRMS यानी वर्ग माध्य मूल वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो आपका होगा शिखर वोल्टेज बटे में √2, ये होगा।
ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, v का वैल्यू अगर आप मुझे दिया हुआ है, मुझे तो दिया है ना, v बराबर कितना दिया है 200 साइन और कितना दिया है 50 पाई टी, 50 दिया है और क्या दिया है पाई टी, इतना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, अगर इस इक्वेशन की तुलना v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से कर दूं, अगर इस दिए गए इक्वेशन की तुलना मैं इससे कर दूं v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, इससे कर दूं, तो आप क्या यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए साइन के पहले ये 200 है और साइन के पहले ये v0 है, तो हम इन दोनों इक्वेशन की तुलना करके हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं v0 की वैल्यू। तो v0 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बताइए जल्दी से, 200 तो मिल जाएगी, क्या हमें मिल गई v0 की वैल्यू 200। तो 200 वोल्ट हमें वोल्टेज का शिखर मान तो मिल गया ना, वोल्टेज का शिखर मान हमें 200 वोल्ट मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें तो V0 VRMS निकालना है, हमें तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो वर्ग माध्य मूल मान के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V0 यहां से निकाल लिया, 200 बटे में क्या हो जाएगा √2, अब यहाँ पे √2 ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए। हमेशा ऐसा किया करिए, जब भी यहाँ पे नीचे √2 आपको दिख जाए ना, तो आप ऊपर नीचे √2 से गुणा भाग कर दिया करिए। जो ऐसा करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, देखिए देखिए अब यहाँ पे √2 नीचे गुणा होकर के नीचे 2 बन जाएगा और ऊपर बचेगा 200 इंटू में √2 गुणा होकर के नीचे क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 से 200 कट जाएगा 100 बार में, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 100√2, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। और कौन सा ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला ही नंबर आपका करेक्ट है, पहला ही नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं, 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली के तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र को 1 सेकंड में घटाकर शून्य कर देने पर इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी करने की कोशिश करिए एक बार फटाफट से। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मैं इसको एक साइड से करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे ज़्यादा जगह ना लगे। मैं यहाँ पे देखिए यहीं पर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बस आप ध्यान से बस देखिएगा चीज़ों को कैसे हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है 100, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10 की घाते -2 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 की घाते -4 से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अच्छा, कुंडली में 500 फेरे हैं तो n की वैल्यू हमें दी हुई है, फेरों की संख्या हमें दिया है 500। आगे क्या दिया हुआ है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, ये तो b की वैल्यू हो गई, चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है या तो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू हमें कितना दिया है 0.1 और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकंड में घटाकर शून्य कर देने पर, चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकंड में घटाकर शून्य कर देने पर, मतलब डेल्टा टी समय भी कितना दिया हुआ है 0.1 सेकंड, इतना कम समय दिया हुआ है, इतना कम समय दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, ई का वैल्यू बताइए। तो फॉर्मूला ई का जानते हैं, फॉर्मूला ई का जानते हैं, फैराडे वाला नियम लगा दीजिए, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो दूसरा नियम है उसे लगा दीजिए। तो फैराडे क्या कहते थे, फैराडे कहते थे फ्लक्स परिवर्तन की दर आरोपित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है ना, मतलब कि फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर जो है, अब देखिए फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा, और यहाँ पे फेरों की संख्या अगर n है तो n हो जाएगा, और ये प्लस में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ संख्यात्मक वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, सिर्फ प्लस वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, माइनस में हम इसमें मान को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा रहे, वास्तव में जो ऋणात्मक चिन्ह होता है बस इतना ही प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है। आप यहाँ पे संख्यात्मक रूप में लिखने के लिए प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इस फॉर्मूले को रखेंगे तो फाई की जगह हमें रखना पड़ेगा ना, क्षेत्र फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स की जगह पर हमें रखना पड़ेगा b इंटू ए, तो n का वैल्यू पहले रख दीजिए 500, n का वैल्यू 500 रख दीजिए, और फाई की जगह रखिए b इंटू ए, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है पाई बराबर b इंटू ए ही तो होता है, नहीं पता भूल गए, याद रखिए पाई बराबर कितना होता है, लिख लीजिए, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे लिख लीजिए आप कोने में, पाई बराबर होता है b इंटू ए। अगर इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में ना कोण बन रहा है थीटा, तो बी ए कॉस थीटा बन जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, तो फाई की जगह रख दिया b इंटू ए, बी की वैल्यू हमने रख दिया, b की वैल्यू रख दिया 0.1,
फाई की जगह रखा था b इंटू ए, तो b की वैल्यू रख दिया 0.1, इंटू में a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू ऊपर रख दो, 100 गुणे 10 की घाते कितना -4, बटे में नीचे कितना हो जाएगा, बटे में डेल्टा टी का टाइम है 0.1। अच्छा आप देखिए इसमें से कुछ कटेगा पिटेगा, कहोगे यस सर 0.1 से तो 0.1 निपट जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 गुणे 10 की घाते 4। भैया ये 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो 2 जीरो मिलके 10 की घाते 4। अच्छा ये भी तो बैठे हैं 10 की घाते -4, इनका क्या करेंगे, +4 -4 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, 5 वोल्ट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 5 वोल्ट हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो। देख लीजिए कैसे किया गया है, आप सभी देखिए, कॉपी में इसे लगाने का कोशिश करिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं ना, तो आपके नंबर अच्छे आने की गारंटी मैं लेता हूं, स्वयं मैं लेता हूं। मैंने खुद आपकी परीक्षा में बैठ करके 12th में, जब मैं 12th में था तो मैं दिन रात एक कर दिया था, लगाया खूब क्वेश्चन को, मन लगाया, खूब पढ़ाई करी, और बिहार बोर्ड में 96 नंबर बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करके लाया गया। ठीक है, एक बार सारे साथी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, पिछली बार भी जो बच्चियां लाई हैं ना, पिछली बार भी जो बच्चे लाए हैं मेरे से पढ़े हुए सारे बच्चे, उन्होंने मेहनत करी और बिहार बोर्ड में 96 नंबर लाए, वो लाई हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यूज देखेंगे, लगातार देखेंगे चैनल पर, उन्होंने न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा, वो हर चीज को पकड़ के चले, वो डरे नहीं कि अगर कहीं पर फॉर्मूला दिख जाए तो मैं एकदम भाग जाऊं ऐसे करके। वो कोशिश करे, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता इस दुनिया में कोशिश करने से क्या नहीं होगा। आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि कितने सारे बच्चों ने टॉप किया, स्टेट रैंक लाई, डिस्ट्रिक्ट रैंक लाई। वो कैसे ला पाए, क्योंकि उन्होंने कोशिश करी, वो भागे नहीं, वो कोशिश करे। आप भी कोशिश करिए, न्यूमेरिकल को लगाइए और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तभी तो सारे बच्चों तक पहुंच पाएगी और सारे बच्चे कोशिश कर पाएंगे, है ना। तो चलिए फिर ई बराबर हमारे पास आ गया आंसर, हमारा 5 वोल्ट आ गया। 5 वोल्ट हमने निकाल लिया कि भाई साहब आंसर होगा कौन सा, डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, जब एक कुंडली में धारा आई बराबर 3 गुणे इसकी घाते -2 सेकंड में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक गिर जाती है, तो उसमें 2 वोल्ट का प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ना। कह रहा है जब एक कुंडली में धारा कितना दिया हुआ है, 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक गिर जाती है, तो धारा तो यह कम हो रही है, धारा क्या हो रही है, 8 से हो रही है 2 एम्पियर की, धारा तो कम आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं ना, तो कितना वोल्ट लगा हुआ है, 2 वोल्ट लगा हुआ है, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है 2 वोल्ट का। तो सिंपल सा लगा दीजिए, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है जब भी स्वप्रेरकत्व की वजह से, मतलब प्रेरण कुंडली की वजह से अगर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, तो फिर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये निकल के आता है, क्योंकि प्रेरण कुंडली में आप धारा परिवर्तन करते हैं, उसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। यहाँ पे अगर आप माइनस साइन नहीं चाहे तो मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप माइनस जरूरी है लेना। ठीक है, आप संख्यात्मक रूप पे लिखेंगे तो माइनस मत लीजिए। ई का वैल्यू देखिए, विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 2 वोल्ट का, तो 2 रख दीजिए। एल का वैल्यू क्या दिया है, क्या हेनरी में कहीं दिया होगा। अच्छा मुझे तो चाहिए ना, एल के वैल्यू निकालना है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। एल का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, तो एल को एल ही रखा रहने दीजिए। डेल्टा आई कितना हो जाएगा, धारा परिवर्तन, धारा कितनी परिवर्तन हो रही है, तो आप देखिएगा डेल्टा आई का वैल्यू 8 एम्पियर से 2 एम्पियर, धारा जो परिवर्तन हो रही है वो 6 एम्पियर की हो रही है, तो 6 एम्पियर की धारा परिवर्तन हो रही है, बटे में डेल्टा टी, यानी समय कितना लग रहा है धारा परिवर्तन होने में। आप कहोगे सर 3 गुणे 10 की घाते -2 सेकंड, तो डेल्टा टी नीचे जो समय है वो दिया हुआ है, टी मतलब टाइम, टी मतलब क्या है, टाइम है, टाइम दिया हुआ है ना, 3 गुणे 10 की घाते -2 सेकंड, ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए। देखिए अब काटिए जरा, 3 से काटेंगे 6 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 बार में कट जाएगा, -2 भागे में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 भागे में इधर आया, गुणा हो गया, -2 आ गया, इतना हेनरी। बस कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म पूरा का पूरा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ गई 10 की घाते -2 हेनरी, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट आंसर। इस तरीके से आपको लगा लेना है बाबू, डरना बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है, हर एक चीज का फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। आप इतनी बार चीजों को रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए डेरिवेशंस को, कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका फॉर्मूला जान जाए। देखिए जैसे एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घट करके 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहा है, 1 वेबर से घट करके 0.1 वेबर हो जाता है, तो फ्लक्स परिवर्तन कितना हो रहा है। फ्लक्स परिवर्तन की बात करिएगा 1 से घट करके, तो φ1 - φ2 अगर आप करेंगे तो φ1 पहले 1 था और उससे घट करके 0.1 वेबर हो जाता है।
ठीक है, 1 से घट के 0.1 हो जाता है। तो अगर आप घटाइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंतिम से पहले को घटा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले वाले से बाद वाले को घटाएं। अगर आप अंतिम से पहले को घटाएंगे तो माइनस में फ्लक्स आएगा, फिर आपको फॉर्मूले में माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमेशा प्लस में मिलेगा, आंसर हमेशा प्लस में मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है कि आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्लक्स घटाना ही है तो φ2 - φ1 करिए, है ना। φ2 का वैल्यू 0.1 वेबर में से घटा दीजिए, किसमें से 1 वेबर घटा दीजिए। फिर भी आपको ऐसे करोगे तब भी आपको आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे 1 में से घटाओगे 0.1 तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 गया और फिर उसके बाद ये आया 0.9 आ जाएगा। अब जानते हैं ना 0.9 आ जाएगा, तो 0.9 आ जाएगा आपका यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन, वो भी किस में आएगा, फिर माइनस में आएगा। तो आपका फ्लक्स परिवर्तन फिर माइनस में आएगा। फ्लक्स परिवर्तन अगर आपका माइनस में आ गया ना, तो फिर आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। तब आपको फिर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर जो है प्लस में आए। फ्लक्स परिवर्तन देखिए, माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 0.9 और बटे में नीचे समय कितना दिया है, 1 सेकेंड। समय तो 1 सेकेंड दिया है ना, समय 1 सेकेंड दिया है। और एक कुंडली है यानी फेरों की संख्या यहाँ पे n नहीं होगी, n अगर आप रखोगे तो n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि एक ही कुंडली है। और एक कुंडली में कितने फेरे हैं, सिबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बस यहाँ पे फेरों की संख्या नहीं दी, तो एक कुंडली में हम एक ही फेरा मान लेते हैं, है ना। तो ऐसे देखिए, ऐसे सिचुएशन में ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से भाग देने पर वही आएगा 0.9 आएगा बस, है ना। देखिए तो इतनी सी वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी 0.9 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से। 1 वेबर से घट के 0.1 वेबर हो जाता है तो कितना वेबर घटा भाई, 0.9 वेबर ना कमी आई, 0.9 वेबर की कमी आई है फ्लक्स में। और कितने सेकंड में आई है, 1 सेकंड में आई है, तो 1 से डिवाइड कर दिया, आ गया। और यहाँ पे मात्रक लगा दीजिएगा वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुंडली के लिए 100 प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें विद्युत धारा प्रवाह के लिए इतना दिया हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड लेवल के हैं और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की प्रबल 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 संभावना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक कुंडली के लिए 100 प्रेरकत्व दिया हुआ है, यानी कि L का वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली हेनरी दिया है, तो 10 की घाते -3 हेनरी कर दीजिए। और विद्युत धारा प्रवाह की दर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 की घाते 3 एम्पियर प्रति सेकेंड। आगे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, और आगे क्या दिया हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान बताइए, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान बताइए। फॉर्मूला अभी आपने देखा, फॉर्मूला अभी आपने देखा क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर L डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपने अभी देखा। या डी आई अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। अगर समय बहुत छोटा होता है तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को हम डी आई अपॉन में डी टी भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अभी हमारे पास तो क्या हमारे पास दिया है, L का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2 × 10 की घाते, हमने L की जगह पे रख दिया 2 × 10 की घाते -3, और यहाँ पे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की जगह पे हमने रख दिया 10 की घाते 3, ऐसे करके। तो +3 -3 कहानी खत्म, आंसर आ गया 2 वोल्ट। कितना आ गया आंसर, 2 वोल्ट। आपको ये सब लग रहा होगा बहुत आसान, आपको ये सब लग रहा होगा बहुत आसान, लेकिन आसान ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, परीक्षा में आसान ही आते हैं। आप फॉर्मूला पुटिंग नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको फॉर्मूला ठीक से नहीं याद होता। तो फॉर्मूला एकदम ठीक से जानते रहिए, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ताकि आपके सामने जब ये दोबारा क्वेश्चन आए तो आप उसे ऐसे चुटकी में उड़ा दे, चुटकी बजा करके उड़ा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 20 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक दिया हुआ है, इसे 100 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ने पर इसका कुल संचित ऊर्जा होगी। संचित ऊर्जा पूछ रहा है। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि कुंडली में जब आप संचित ऊर्जा की बात करते हैं तो U बराबर ½ Li² होता है, ½ Li², ये कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है, कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है। मान लीजिए कि एक कुंडली है जिसका 100 प्रेरण गुणांक कितना दिया है, 100 प्रेरण गुणांक L दिया है, और इसमें धारा जो है हमारी I बह रही है, तो फिर इसका जो संचित ऊर्जा होगी कुंडली में वो होती है ½ Li², ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना हमारे पास क्या क्या चीजें दिया है, हम ये संचित ऊर्जा कैसे निकाल पाएंगे, हाफ L का वैल्यू क्या हमें दिया है, 100 प्रेरण गुणांक का मान दिया है, आप कहोगे हाँ सर 5 तो दिया है, रख दीजिए। I का वैल्यू क्या दिया है, नहीं सर यहाँ तो 20 ओम दे रखा है और वोल्ट दे रखा है। अच्छा आप जरा मुझे ये बताइए, ओम माने कि R दे रखा है 20 ओम
और वोल्ट दिया हुआ है V बराबर 100 वोल्ट। क्या आपको यहां से आई निकालना है? आई नहीं दिया लेकिन आर और V दिया है। आप जरा मुझे बताओ, क्या आप आई निकाल नहीं लेंगे ओम का नियम लगा करके? ओम का नियम लगाओगे तो V बराबर होता है आई इंटू आर। यहाँ से आई बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन में आर। कितना हो जाएगा? V की वैल्यू रखा आपने 100, आर की वैल्यू रखा कितनी 20, 20 से काटा 100 को 5 बार में, आई आ गया 5 एम्पियर। अब आई आ गया 5 एम्पियर तो आई की जगह रख दीजिए। आई का तो स्क्वायर है, यानी 5 जो भी रखेंगे उसको 2 बार रखना पड़ेगा। स्क्वायर है कि नहीं? आई आपने रखा 5, 5 को 2 बार करके लिखा क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए 5 पचम 25, 25 पचम कितना हो गया? 625। 25 पचम कितना हो गया? 625। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 5 5 जो 25, 25 5 जो अगर मैं चाहूँ तो एक 5 से और गुणा और एक भाग कर दूं तो काम बन जाए। देखो एक 5 से और गुणा कर दूं और एक 5 से भाग कर दूं, ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? 5 5 जो 25, 25 5 जो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 5 5 जो 25, 25 इंटू 25। चलो गुणा करके बताओ 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 5 पचम 25, 625 हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए सर 10 हो जाएगा, डिवाइड करिएगा तो यू की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 डिजिट ऊपर आ जाएगा, 62.5 जूल आ जाएगा। 62.5 जूल हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या बात है, इतना आसान तो है ना। कौन सा ऑप्शन आएगा? 62.5 जूल, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को निकालना सीखिए, एक की सहायता से दूसरा निकालना सीखिए। आसान है, कठिन नहीं है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, आप कर सकते हो, बस इतना याद रखिए आप कर सकते हैं, है ना। अगर ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक दिया हुआ है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक मतलब क्या होता है? कैपिटल एम से शो करते हैं ना। कैपिटल एम दिया हुआ है 0.5 हेनरी। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 2 एम्पियर से 3 एम्पियर तक बढ़ाई जाती है। 2 एम्पियर से 3 एम्पियर यानी धारा परिवर्तन कितना हो रहा है? धारा परिवर्तन डेल्टा आई का हो रहा है 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का धारा परिवर्तन हुआ। ठीक है, समय कितना लगा भाई? डेल्टा टी कितना है? समय कितना है? समय है 0.01 सेकेंड का टाइम पीरियड। ठीक है, द्वितीय कुंडली में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब ई का वैल्यू कह रहा है कितना होगा। ई का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रखेंगे? आप सभी साथी जल्दी से बता दीजिए फॉर्मूला क्या रखेंगे, तो फिर हम रख दे जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो ई बराबर अगर आप निकालिएगा ना तो आएगा, माइनस का साइन मैं नहीं रख रहा, आप प्लस में ही रखिए आंसर। ठीक है, तो क्या होगा? m इंटू में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, बस सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर दीजिए। m की वैल्यू कितना दिया हुआ है? m की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 हेनरी, 0.5। और डेल्टा आई की वैल्यू कितना दिया है? डेल्टा आई दिया है हमारा 1। और डेल्टा टी कितना दिया है भाई? डेल्टा टी हमारा दिया हुआ है 0.01, 0.01। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। कैसे करोगे भाई? पॉइंट हटाओगे ना तो 1 2, 1 2, 2 जीरो ऊपर ऐसे बढ़ जाएगा। अब 0.5 के अगर आप 100 से गुणा करोगे ना तो 1 2, यानी कि आपका आ जाएगा 50 वोल्ट। 50 वोल्ट आंसर आ जाएगा भैया, 50 वोल्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वैल्यू कैसे पुट होगी? अगर आपको 100 प्रेरण दिया हुआ है तो यहाँ पर आप 100 प्रेरण गुणांक रख देते हैं कुंडली का, फॉर्मूला सेम ही रहता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अंतर बस इतना है कि इसमें दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं जिससे दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बस इसमें अंतर बस इतना सा है, ये जो विद्युत वाहक बल है दूसरी कुंडली का है, बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें वैसी ही होती है। जबकि 100 प्रेरण में क्या होता है? 100 प्रेरण का भी फॉर्मूला सेम है, m की जगह l लेता है, लेकिन उसमें उसी कुंडली में, क्योंकि इसमें एक ही कुंडली होती है। 100 प्रेरण में तो खुद में ही आता है ना, खुद में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 5 और 10 है। इनके अन्योन्य प्रेरण गुणांक 25 हेनरी है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक 25 हेनरी है। यदि फेरों की संख्या क्रमशः 10 से 5 कर दी जाए तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक हेनरी में होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दो प्रेरण कुंडलियों में फेरों की संख्या 5 और 10 है और इनके अन्योन्य प्रेरण गुणांक 25 हेनरी है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है ना, कैपिटल एम प्यारे बच्चों, कुंडलियां जो होती है ना, मान लीजिए कि अगर हम कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालते हैं, दो कुंडलियों का, तो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक वास्तव में, मान लीजिए पहली कुंडली में फेरों की संख्या n1, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या n2, तो इन कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक
कैपिटल M वो किस पे निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी N1 इंटू N2 इस पर निर्भर करता है। अगर आप M बराबर करेंगे ना तो यहाँ पे एक कांस्टेंट K आ जाएगा, ये छोटा स्मॉल लेटर K है, आप इसको ऐसे बना दीजिए नहीं तो कंफ्यूज होगे, इसको K कर दीजिए, ठीक है। और इंटू में क्या है, N1 इंटू में N2 है। चलिए ये फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कुंडलियों का फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा फेरे उतने ज्यादा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। चलिए सर इतना समझ गए। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं के तो कांस्टेंट है, ठीक है, के तो कांस्टेंट है। पहली केस में क्या रखते हैं, चलो पहला केस रख देते हैं, तो हम इसको फर्स्ट केस बोलते हैं M1। ऐसी केस में हमारे पास फेरों की संख्या दिया है, ये N1 हो गया और ये N2 हो गया। चलिए रख के देखिए, M1 बराबर कितना हो जाएगा K, और क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू रख दीजिए 5 इंटू में करके N2 की वैल्यू कर दीजिए 10, कितना हो गया भैया 5.25 हो गया, तो K इंटू 25 हो गया। चलिए सर ठीक है मान गए, M1 हमने मान लिया। दूसरे केस में ये कह रहा है कि अगर इनके फेरों की संख्या 10 और 5 कर दी जाए, 10 और 5 कर दी जाए, मतलब पहली वाली कुंडली में फेरों की संख्या 10 और दूसरी कुंडली में 5 कर दी जाए, पहली कुंडली में 5 था, दूसरी कुंडली में 10 था, फेरों की संख्या बदल दी जाए। चलिए देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा, M2 बराबर आप निकालिए, तो M2 बराबर भी सेम होगा K N1 N2, और N1 की वैल्यू कितना दे रहा है, N1 की वैल्यू आपसे कह रहा है कि भाई अब 10 कर दो और N2 कर दो 5, N1 कर दो 10 और N2 कर दो 5, कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा 5.50 होगा, सॉरी यहाँ पे 5 कितना होगा, 5 10 50, यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, अब आप साथी बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा। तो अब भी तो 50 ही होगा, अब भी तो 50 ही होगा, कोई कटेगा क्या, कुछ दिक्कत होगी क्या, M2 भी तो 50 ही है, M1 भी 50 है, तो M2 भी तो 50 ही है। तो फेरों की संख्या का मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक हेनरी में कितना हो जाएगा भाई, अभी भी तो 50 ही रहेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, चाहे पहले भी उतना ही था, क्योंकि फेरों का संख्या चाहे 5 को 10 से गुणा करो चाहे 10 को 5 से गुणा करो आएगा तो 50 ही ना। N1 और N2 का चाहे N1 को 10 रखो इसको 5 रखो, चाहे इसको 5 करके इसको 10 कर दो या इसको 10 करके इसको 5 कर दो, आंसर हुआ तो 50 ही आएगा ना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान थोड़ी ना बदल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 108 मिली हेनरी है, इस प्रकार एक दूसरी 500 फेरों वाली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मिली हेनरी में होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार देखिए सारे साथी और इसको पढ़ करके कोशिश करिए करने की। 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, तो हमें यहाँ पे फेरों की संख्या N1 दिया हुआ है और कितना दिया है 600 दिया हुआ है, और इसके लिए स्वप्रेरण गुणांक ना L1 की वैल्यू दिया हुआ है 108 और क्या दिया हुआ है मिली हेनरी यानी कि mH ऐसा दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, इसी प्रकार की एक दूसरी 500 फेरों वाली, मतलब इसमें फेरों की संख्या कितनी दे दी, N2 दे दिया, कितना 500 फेरे दे दिया, और स्वप्रेरण गुणांक कह रहा है, स्वप्रेरकत्व तो पूछ रहा है, L2 की वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, बताइए कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि अगर हम कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक देखते हैं ना, किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, तो वो किसका फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है प्यारे बच्चों, वो फेरों की संख्या के वर्ग पे निर्भर करता है, फेरों की संख्या के वर्ग पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पे नहीं, फेरों की संख्या के वर्ग पर निर्भर करता है। चलिए सर अगर ऐसा कोई बात है तो फिर हम लोग रख देते हैं। तो पहला केस देख लेते हैं, फर्स्ट केस में पहला केस फिर दूसरा केस। पहला केस देखेंगे तो L1 ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 का स्क्वायर, तो L1 जो है हम यहाँ पे रख देंगे, L1 मतलब 108, 100 कितना है 8 है, ये 108 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट k लिख देंगे, एक कांस्टेंट k हम यहाँ पे लिख देंगे, चलिए, और N1 का स्क्वायर यानी कि 600 का क्या कर देंगे स्क्वायर करके ऐसे लिख देंगे। चलिए सर ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से अब इसका निकालिए, अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके N2 का स्क्वायर ऐसे करके, L2 की वैल्यू तो L2 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए ना, L2 हमें पता ही नहीं है, L2 तो हमें निकालना है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालना है ना। तो फिर चलिए L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या करेंगे, N2 का स्क्वायर, N2 की वैल्यू हमें कितना दिया है 500, 500 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मैं पहले बराबर कर देता हूँ, बराबर करोगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट k आ जाएगा, और फिर यहाँ पे N2 की वैल्यू रख दोगे 500, तो 500 इंटू 500 कर दोगे, ऐसे करके 2 बार कर दो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो हो ही रहा है, या फिर अभी जगह नहीं है तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ इसको, और इसको स्क्वायर करके ऐसे लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बस करना क्या है, बस तुलना कर देनी है, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन बन के तैयार है, दो इक्वेशन बन के तैयार है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर, मैं डिवाइड अगले पन्ने में कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, 108 बराबर k है और क्या है
के है और क्या है भाई, यहाँ पर 108 इंटू के इंटू 600 का स्क्वायर इंटू में 600 इंटू 600। चलिए आगे नीचे देखिए, आगे डिवाइड कर दिया दोनों पक्षों में, दूसरा वाला इक्वेशन रखा है इसके नीचे, L2 बराबर के यहाँ पे रखा इंटू में, और के बाद क्या है 500 का स्क्वायर यानी 500 इंटू 500। बस इस तरीके से हम L2 निकाल लेंगे, दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकाल लेंगे। यानी अगर उसके फेर दूसरी कुंडली नहीं है, वही कुंडली है, बस फेरों की संख्या 600 से 500 कर दी, और पूछ रहा बताओ स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा। एक ही कुंडली है, पहले 600 फेरे थे, फिर 500 फेरे करके पूछा स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा। तो भाई यहाँ से काट दो ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कट के काट दो, कितना हो जाएगा, के से के भी कट जाएगा, 6 6 जा 36 बचेगा, 5 5 जा नीचे 25 बचेगा, और यहाँ पे ये बचेगा 100, और नीचे हो जाएगा L2, ऐसे कुछ बचेगा। ठीक है, 25 इधर गुणा में है, उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 100 गुणे में 25, और 36 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा, बराबर क्या बचेगा, L2 बचेगा। थोड़ा कुछ काटिए पीटिए, कुछ पहाड़ा में काटिए, 2 1 जा 2 2 18 18 2 जा 36। ठीक है, 2 1 जा 2 2 1 बचेगा। ठीक है, 8 दूनी 16। अब आगे देखिए, 2 के पहाड़ा में इसे काटिए, 2 के पहाड़ा में काटिएगा 50 बार में कटेगा। ठीक है, 50 बार में कटेगा। अब 25 को 50 से मल्टीप्लाई करिए तो कितनी बार में कटेगा बताइए जगह से, 25 को 50 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, अपने से इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बताइए जल्दी से। सारे साथी इसे अपने से कर लेंगे, नहीं तो मैं करूँ फिर मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। चलिए 2 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 के पहाड़ा में और काटोगे तो 25 बार में चले कट जाएगा। ठीक है, 25 25 में कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 625, और बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाग करेंगे 625 से 9 को तो कितना हो जाएगा भाई, 6 के पहाड़ा 9 के पहाड़ा में 945 9 से 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 54 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 7 8 8 हो जाएगा, 5 9 9 81 9 9 81 69 कुछ समथिंग आएगा क्या, मिली हेनरी में होगा। इसका आंसर 75 समथिंग कुछ आता है क्या यार। इसका आंसर सॉल्व करो जरा, इसका सॉल्व करके लाओ कितना आएगा। इसका आंसर सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना बाबू अपने से। ठीक है, तो अपने से सॉल्व करके डिवाइड कर लीजिएगा कितना आता है, एक बार डिवाइड कर लीजिएगा फिर हमको बताइएगा कितना आता है। ठीक है, करने का तरीका बस इतना जान लीजिए, करने का तरीका ऐसे ही होगा, करने का तरीका आपका ऐसे ही होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 108 है क्या, ओ सॉरी यहाँ पे तो 108 है, एक मिनट ये 108 है ना, मैं यहाँ पे काट डाला इसको लेकर के 100, एक मिनट, ये तो 108 है बाबू, रुक जाओ, यहाँ पे 108 है, तो 108 है, गुणे में ये हो जाएगा 25, और बटे में नीचे हो जाएगा 36, ऐसे करके है ना, बराबर L2 ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ा 8 1 9 6 7 8 9, 3 के पहाड़ा में काटिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 6 जा 18 12 3 जा 36 25 3 75। लो भैया हो गया, मत करना, मैं ही कर दिया भैया। मिली हेनरी में आएगा, मिली हेनरी में आएगा, क्योंकि हमने L1 को चेंज नहीं किया था, L1 को मिली हेनरी में ही रखा था, तो L2 भी हमारा मिली हेनरी में ही प्राप्त होगा आंसर। तो 75 मिली हेनरी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध के एक बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन इतना दिया हुआ है, यानी फ्लक्स परिवर्तन फाई बराबर दिया हुआ है 5t³ माइनस में 100t और फिर प्लस में 300 वेबर दिया हुआ है, t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये अवकलन के क्वेश्चन कहलाते हैं, और इनका अवकलन करते हैं तो हमें विद्युतवाहक बल का मान मिलता है। मतलब इनको अवकलन करिए तो विद्युतवाहक बल का मान मिलेगा। अवकलन कैसे करेंगे चीजों का, देखते जाइए ध्यान से। अवकलन करने के लिए इसे हम d5 बटे में dt लिख देंगे, और यहाँ पे 5 तिरिक 15 हो जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे लिख देंगे t का स्क्वायर, 15t² हो जाएगा, और माइनस 100t हो जाएगा, और 300 इसके आगे कोई टी नहीं लगा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे करके ध्यान से सुनिएगा, जिसके आगे टी लगा होगा उसका बस वही आंसर लिखा रहेगा, टी को खत्म हो जाएगा, इसके आगे टी नहीं लगा वो 0 हो जाएगा। इतना याद रखिए। तीसरा चीज याद रखिए, इसमें क्या करेंगे ना, 3 पहले कर लेंगे, 3 को आगे गुणा कर देंगे, जो 3 पावर में है इसको आगे गुणा कर देंगे, 5 तिरिक 15, और 3 में एक कम करके लिख देंगे, यानी 3 जो लिखा है उसमें एक कम करेंगे तो 2 बचेगा, तो 15t² माइनस में 100 और प्लस में 0, तो कितना हो जाएगा बताइए, 15t² और माइनस में 100, ये हमारा शेष बचा। अच्छा, अब एक चीज इसमें और देखिए, आपका जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है आपको t बराबर 2 सेकंड पर चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए t बराबर 2 सेकंड पर। जब आप t बराबर 2 सेकंड पर रखेंगे तो 15 इंटू में 2, यहाँ पे t की जगह रखिए 2, 2 इंटू 2 रखिए, और माइनस में 100 रखिए, माइनस में 100 रखिए। अब देखिए 15 2 जा 30, 32 जा कितना हो जाएगा, 30 दूनी
60, 30 दूनी 60 और माइनस में 100, माइनस में 100, ठीक है। अब माइनस में 100 आ गया तो कितना बचा, 60 में से 100 चला गया, बचा 40, 15 टू 30, 30 टू 60, ठीक है। अब 40 बचा, वो भी माइनस का बचा ना, 40 बचा, वो भी माइनस का बचा, तो डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी आपका आया, कुल मिला के फ्लक्स परिवर्तन की दर आया माइनस का 40। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर आप पूछते हैं ना तो ई बराबर आता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। तो माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी का वैल्यू आया है माइनस का 40, तो रख दीजिए माइनस का 40, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 40 वोल्ट, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कोई ऑप्शन है 40 वोल्ट, सी नंबर ऑप्शन है ना, तो सी नंबर टिक मार दीजिए। ऐसे इस तरीके से हमें करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे किया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे किया गया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधा पूछता है, बोर्ड में सीधा आता है परीक्षा में क्वेश्चन में, ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक दिया हुआ है, क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H बराबर दिया हुआ है 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 वेबर पर मीटर, 4 है ना जी, 4 है ना, हाँ, माइनस का 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, कहता है कि नमन कोण ना 45 डिग्री है, टैन थीटा जो है, थीटा एंगल 45 डिग्री है। आगे कहता है कि ऊर्ध्व घटक का मान कितना होगा, ऊर्ध्व घटक आपको पढ़ाया है ना, याद करिए कि आपको पढ़ाया है कि V अपॉन में H यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक का जो अनुपात होता है वो टैन थीटा कहलाता है। तो टैन थीटा में टैन कितना दिया है, टैन 45 डिग्री दिया है, और यहाँ पे V और अपॉन में H, ठीक है। तो टैन 45 का मान 1 ना हो जाएगा, और V बटे में H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू ये दिया हुआ है, H का वैल्यू कितना दिया है 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बात समझ में आया, V अपॉन H बराबर टैन थीटा होता है, थीटा का मान 45, तो टैन 45 का मान 1 हो गया, V का अपॉन में H का वैल्यू इतना दिया है, रख दीजिए तो आपको V का वैल्यू मिल जाएगा, V बराबर कितना मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, भाग में है उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, भाग में उधर गया 1 से गुणा हो गया तो उतना ही रह जाएगा, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो भैया इतना तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा आसानी से। बताइए कोई कठिन है, कोई कठिन है, अगर टैन 45 दे दो तो जितना ऊर्ध्व घटक होगा उतना ही क्षैतिज घटक होगा, जितना ऊर्ध्व घटक है उतना ही क्षैतिज घटक है, मतलब ये क्षैतिज घटक उतना ही ऊर्ध्व घटक होगा, दोनों बराबर होंगे पृथ्वी के। तो 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक स्थान पर नति कोण 60 डिग्री है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक जो होता है आप जानते हैं H बराबर कितना होता है, बी ई कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, क्षैतिज घटक ये होता है। ऊर्ध्व घटक कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ऊर्ध्व घटक होता है बी ई साइन थीटा, होता है ना, V बराबर बी ई साइन थीटा, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए H का वैल्यू हमें क्षैतिज घटक कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H ही है, और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी आपसे BE पूछ रहा है, BE का वैल्यू पूछ रहा है, रख दीजिए। तो H बराबर यहाँ पे रखिए BE इंटू में कॉस थीटा रखिए, कॉस थीटा मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ 60 दिया है ना, तो कॉस 60 डिग्री रख दीजिए। कॉस 60 का वैल्यू आप जानते हैं ना, साइन 30 का जो वैल्यू होता है कॉस 60 का वही होता है, साइन 30 का होता है 1/2, तो कॉस 60 का भी वही होगा, है ना, बस इतना सा अंतर है। तो कॉस 30 का साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, यहाँ पे हो जाएगा BE बराबर H, हमसे पूछ रहा है BE, हमसे पूछ रहा है BE कितना होगा, तो ये भाग्य में जो 2 है इधर आया गुणा हो जाएगा, 2H बराबर हो जाएगा BE, BE का आंसर आ गया। लो भाई कितना हो जाएगा BE, 2H हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, हो गया भाई, इस तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर है, कह रहा है क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक ना बराबर हो जाए। आप अनुपात जानते हैं क्या होता है, अनुपात जानते हैं, अनुपात जानते हैं आप, यहाँ पे देखिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्षैतिज घटक H और ऊर्ध्व घटक V बराबर। क्षैतिज घटक का फॉर्मूला होता है BE कॉस थीटा और ऊर्ध्व घटक का फॉर्मूला होता है BE साइन थीटा, ये दोनों कह रहा है आपस में बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे BE कट जाएगा दोनों साइड, है ना, ये तो कट जाएगा, और कॉस थीटा अगर इधर गुणा में है, BE ने BE को 1 बार काटा, BE ने इस BE को कितनी बार में काटा, 1 बार। BE मतलब क्या, अर्थ का मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है B ऑफ E, ठीक है,
चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 cos थीटा बचा है ना, cos थीटा गुणा में है, इधर आएगा भाग में चला जाएगा, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा 1 के बराबर, तो tan थीटा में 1 किसकी जगह पे आता है बताइए, tan 45 की जगह पे आता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो tan से tan हमारा कट जाएगा दोनों साइड, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, कहानी हमारी खत्म। ठीक है, तो हमने अभी आपसे बताया भी कि जब आपका पृथ्वी का कहीं पर भी ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक दोनों बराबर हो जाए ना, अगर बोले बराबर है तो इसका मतलब वहां पर कोण हमेशा 45 डिग्री का होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है। ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना हुआ है, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक आप लिख लीजिए, ऊर्ध्वाधर घटक यानी BB, और क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो क्षैतिज घटक का √3 गुना है, क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो क्षैतिज घटक को हम H लिखते हैं। देखिए क्षैतिज घटक को हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, आप जानते हो, तो क्षैतिज घटक का क्या करना है, √3 गुना कर लेना है। क्या है √3 गुना, ऊर्ध्वाधर घटक यानी V, ऊर्ध्वाधर घटक कह रहा है, क्षैतिज घटक यानी H का क्या है, √3 गुना है, तो बस ऐसे ही करके लिख लेना, इक्वेशन बना लेनी है। आगे देखिए क्या करेंगे, H गुणा में है ना, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, V अपॉन में H बराबर कितना आ जाएगा, √3, और V अपॉन H किसके बराबर होता है, याद रखिए tan थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है √3। √3 में tan में किसका वैल्यू होता है, किस किस बच्चे को याद है कि √3 में tan का वैल्यू जो होता है ना, tan सर 60 डिग्री होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो याद रखिएगा tan 60 का मान होता है √3। चलिए अब इतना याद है आपको, तो फिर tan से tan निपट जाएंगे फिर से, और थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगा थीटा बराबर, है ना, तो 60 डिग्री हमारा आ जाएगा, फाइनल आंसर डी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय सुई को जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है 60 डिग्री घुमाने के लिए W मात्रक कार्य की आवश्यकता होती है, सुई की इस स्थिति में बनाए रखने के लिए निम्न बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप सभी साथी, लंबा है, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है, एक चुंबकीय सुई जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है 60 डिग्री घुमाने के लिए W मात्रक कार्य की आवश्यकता होती है, सुई को इस स्थिति में बनाए रखने के लिए निम्न बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। बल आघूर्ण कितना लगेगा पूछ रहा है कुल मिला के, आप कार्य जानते हैं, अगर मान लीजिए चुंबकीय सुई समांतर स्थित है, चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऐसे लेटी हुई है, और फिर इसे ना थीटा एंगल, कितना एंगल 60 डिग्री घुमाया गया, तो जो कार्य होता है, तो कार्य बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हो, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, कि अगर आप किसी डिग्री पर लेटा हुआ हो, थीटा 1 कोण पर लेटा हो, फिर से थीटा 2 कोण घुमाया जाए, थीटा 1 पर अभी किस कोण पर लेटा हुआ है, अभी देखिए समांतर है ना, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो अभी लेटा हुआ है ऐसे, तो मतलब अभी तो 0 डिग्री कोण पर लेटा हुआ है, 0 डिग्री कोण बन रहा है, फिर कह रहा है कि उसे 60 डिग्री घुमा दो, फिर थीटा 2 कितना हो जाए, थीटा 2 हो जाए 60 डिग्री, तो थीटा 1 अभी 0 है, समांतर लेटा है, फिर उसे 60 डिग्री घुमा दिया जाए, 60 डिग्री घुमा दिया जाए, जितना कार्य करना पड़ेगा देखो, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या मिलेगा, MB, यहाँ पे रखिए cos 0, थीटा 1 की जगह रखिए cos 0, और माइनस में यहाँ पे cos थीटा 2 रखिए cos 60 डिग्री। अब चलिए बताइए जरा से, MB cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है ना, cos 0 का मान तो 1 होता है, आपको पता है ना, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है ना, तो cos 60 का मान भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गए, 1 आएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, अगर आप घटा देंगे तो MB, यहाँ से आप निकाल लोगे कि भाई कार्य कितना आ जाएगा, कार्य W बराबर आ जाएगा आपका MB/2, इतना बात आप जान चुके हो, इतनी बात आप जान चुके हो, लेकिन आपसे कार्य थोड़ी पूछ रहा है, आपसे तो पूछ रहा है कि बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, बल आघूर्ण का फॉर्मूला बताइए कितना होगा, तो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर MB sin थीटा, MB sin थीटा, यही ना होता है बल आघूर्ण, M इंटू बी इंटू में साइन थीटा में साइन कितना एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन का वैल्यू कितना दिया है जी, साइन का वैल्यू 60 डिग्री नहीं दिया, बताओ जल्दी से कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री कोण दिया हुआ है। चलिए बताइए MB, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यही ना होता है। अब यहाँ पे देखिए √3/2 है, इस 2 को अगर हम इधर ले लें तो क्या कोई दिक्कत होगा, इस 2 को इसके नीचे ले लिए, क्योंकि ऐसे भैया ये तो ऐसे ही लिखा है ना, ऐसे ही तो लिखा है, देखिए ये ऐसे ही तो लिखा है बटे में 2, तो MB/2 अगर मैं देखिए यहाँ से लिख दूँ, MB/2 की जगह अगर मैं W लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगा, MB/2 की जगह अगर मैं W लिख दूँ तो इसकी जगह मैं W लिख दूंगा तो आ जाएगा W√3, किसके बराबर आएगा, टाउ के बराबर, तो बल आघूर्ण कितना आ गया, W√3 आ गया। तो ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में है
W√3 बताइए, या √3W, ये है भाई पहला नंबर ऑप्शन है, √3W हमारा पहला नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि दोनों तारों में समान धारा 1 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उनके प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल होगा। उनके प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा, इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो तार की जब प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल की बात आएगी तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L होता है μ0/2 और क्या होता है फॉर्मूला, और होता है I1I2/R। इस तरीके से ये होता है तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसका फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसे आपको मैं पीछे करा चुका हूं, पीछे ये फॉर्मूला पूरा डिराइव करा चुका हूं, चैप्टर नंबर 4 में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या क्या चीजें हमें दिया हुआ है। दो तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो दूरी तो इनके बीच की दी हुई है ना, दूरी इनके बीच की दी हुई है, यानी आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है। आर का वैल्यू दिया है, μ0 का वैल्यू रखिए 4 पाई गुणे 10 के घाते -7, μ0 का पहले वैल्यू रख दीजिए, नीचे रख दीजिए 2 पाई। ठीक है सर, रख दिया। I1 कितना दिया है, यदि दोनों तारों में समान 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब I1 भी 1 हो और I2 भी 1 हो। ठीक है सर, नीचे दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 1 मीटर दूरी, तो दूरी भी R 1 मीटर हो गई। F और बटे में L, ये हमें चाहिए, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये हमें चाहिए। F/L का वैल्यू चाहिए, इसका मान चाहिए, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान चाहिए। तो भाई ये तो कट के पूरा 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1, नीचे ऊपर भाग हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, आंसर आ जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -7 न्यूटन प्रति मीटर आएगा। बस इसका मात्रक ज्ञात रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बल नहीं पूछ रहा आपसे, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पूछ रहा है, यानी F/L की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि आएगा न्यूटन प्रति में मीटर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 गुणे 10 के घाते -7, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन किरण वाली विद्युत क्षेत्र E बराबर इतना वोल्टेज दिया हुआ है, उस स्थान पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र इतना मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, आप विचलित निकल जाता है, आप विचलित निकल, मतलब एक ऐसा, इस तरीके का क्वेश्चन इस बार बोर्ड में भी पूछा था, बोर्ड मतलब कि जो आपका मंथली एग्जाम आया था उसमें भी पूछा था। ठीक है, क्या कह रहा है, एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन किरण वाली विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र भी दे दे और चुंबकीय क्षेत्र भी दे दे और कह दे कि उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश अविचलित निकल जा रहा है, तो इसका मतलब है उस पर जितना विद्युत बल लग रहा है उतना ही चुंबकीय बल लग रहा है, दोनों बराबर है। तो अगर मैं विद्युत बल की बात करूं तो विद्युत बल Q इंटू E होता है, आपको पता है ना, और चुंबकीय बल कितना होता है, QVB। साइन थीटा अगर साइन 90 हो जाए तो साइन 91 हो जाता है, क्यों से क्यों कट जाएगा यहाँ से। और अगर आप वेग निकालिए, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालें, v का वैल्यू निकालें, तो आगे आया है आंसर E बराबर V इंटू बी आया है। वेग v अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो b गुणा में इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, E बटे में b हो जाएगा। इस प्रकार से E का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है, E का वैल्यू यहाँ देखिए दिया है, कितना दिया है E का वैल्यू, 3 गुणे 10 के घाते 4 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, B का वैल्यू, B का वैल्यू इतना दिया हुआ है, B का वैल्यू कितना दिया है, 2 गुणे 10 के घाते -3 दिया हुआ है। ये क्या कहना चाह रहा है, आप समझ पाए, कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में जा रहा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और उसमें ये अविचलित निकल जा रहा है, मतलब ये इस पर ना तो विद्युत बल प्रभावी है और ना चुंबकीय बल, मतलब दोनों जो नेट बल इस पर लगा रहे हैं ना वो शून्य हो जा रहा है, जितना विद्युत बल लग रहा है उतना चुंबकीय बल लग रहा है, दोनों नेट बल शून्य हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए अविचलित निकल जा रहा है। तो जब ये सीधा चलता जा रहा है तो इसकी चाल क्या होगी, ये जिस चाल से चल रहा है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। इसकी चाल का फॉर्मूला निकालने के लिए ये हो जाएगा v बराबर E अपॉन में b, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को भाग कर दीजिए। ठीक है, 2 से 3 कट जाएगा 1.5 बार में, और इनटू में कितना हो जाएगा, -4, 3 ऊपर गया +3 हो गया, तो 4 और 3 जुड़ कर 7 हो जाएगा, -3 ऊपर गया +3, 4 और 3 जुड़ करके 7, 1.5 गुणे 10 के घाते 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, अगर आप देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और चाल है तो मात्रक मीटर प्रति सेकंड आएगी, चाल की मात्रक क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है आज का 20वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, एक आयन जिसका विशिष्ट आवेश दिया हुआ है इतना, Q/m का अनुपात दिया हुआ है, और कह रहा है कि 2 गुणे 10 के घाते 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 4 गुणे 10 के घाते -2 टेस्ला के तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, Q/m का वैल्यू दे दिया, विशिष्ट आवेश का वैल्यू दे दिया 5 गुणे 10 के घाते 7 कूलम प्रति किलोग्राम, ये आपको दे दिया,
और मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी v का वैल्यू भी दे दिया है, कितना मीटर पर सेकंड के वेग से, 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से आपको दिया हुआ है। ठीक है, इतना टेस्ला मतलब कि आपको चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू यानी b का वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है, 4 × 10⁻² टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में दिया हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इसका वृत्तीय पथ की त्रिज्या r की वैल्यू पूछ रहा है। अब ऐसे किसी केस में आपको याद होगा कि जब भी कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो हमेशा वो एक वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करने लगता है, और उस वृत्तीय पथ का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, आपको याद होगा, उस पर जो बल लगता है चुंबकीय बल QVB, इसको संतुलित करने के लिए उस पर अभिकेंद्र बल मिलता है mv²/r, यहाँ से मिलता है। ठीक है, एक v से v कट जाता है और QB बराबर आपको निकल के आता है कितना, mv/r निकल के आता है। और एक यहाँ से आप r निकालिए, जो कि आपको निकालना है त्रिज्या, r निकालोगे तो r बराबर हो जाएगा mv/QB हो जाएगा, QB हो जाएगा। इस तरीके से आपको Q/m का वैल्यू पता है, Q/m का वैल्यू पता है तो m/q का वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। m/q का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आपको Q/m पता है 5 × 10⁷ तो m/q कितना हो जाएगा, कहोगे सर बड़ा आसान है, m/q ना कितना हो जाएगा, इसी को m जो भाग है ऊपर है ना, इसको नीचे लेते आइए, m जो ऊपर है इसको नीचे लेते आइए, तो ऊपर सिर्फ बचेगा v, ऊपर बचेगा v, और इसको ऐसे लिखिए Q/m, ऐसे करके लिख लीजिए, इंटू में b ऐसे करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए इंटू में v का वैल्यू देखिए रख दीजिए, 2 × 10⁵ रख दिया, और अपॉन में क्या नीचे रख देंगे, Q/m का वैल्यू कितना दिया है भाई, रख दिया है 5 × 10⁷, और क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 4 × 10⁻²। सॉल्व करके देखिए, 2 से काट दीजिए, 4 को 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा हो गया, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, 2 से कट गया 4 2 बार में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखते जाइए, -2 ऊपर चला गया, +2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 10⁻7 हो गया। चलिए नीचे देखिए, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 हो जाएगा, मतलब 10⁻1 और 10⁻7 7 और 1 8 10⁻8 हो जाएगा। अब +8 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, 10⁻7 -8, 7 में से 8 निकल गया, यानी कि 10⁻1 आएगा, जो कि होता है 1/10, यानी कि 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.10 मीटर। कौन सा हो जाएगा 0.10 मीटर, हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूमेरिकल क्लास में ढेर मजा आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट था, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगा हो कि इसे दोबारा से देखना चाहिए, तो जरूर देखिएगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो फॉर्मूला की सीरीज में ला चुका हूं, आप कहोगे तो मैं फिर से फॉर्मूला की सीरीज एक बार फिर से ला दूंगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है सारे चैप्टर का, हर एक चीज का। मैं आपको देखते होगे कि मैं आपकी फॉर्मूला शीट डेली लाता हूं, मतलब चैप्टर एंड होता है तो फॉर्मूला शीट उसकी लाता हूं YT पर। हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट मैं दे रखा हूं, अगर नहीं मिली है तो जाकर पुरानी वीडियोस देखिएगा, पुराने चैप्टर्स के पुराने लेक्चर्स को देखिएगा, उससे आपको फॉर्मूला शीट मिलेगी। फॉर्मूला शीट मैं इसीलिए देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। मैं आपके साथ लग करके मेहनत करने को तैयार हूं, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप पीछे बिल्कुल मत हटिए, आप लगाइए इसको, बैठिए, टाइम दीजिए, आएगा, कैसे नहीं आएगा, चीजें समझ में आएंगी, चीजें लगाओगे तो आएंगी। देखोगे कि कैसे हो रही है, मैथमेटिकल प्रोसेस कैसे हो रहा है, माइनस प्लस कैसे हो रहा है, कुछ है थोड़ी, बिना मतलब का डर है बस, और कुछ नहीं। आप करोगे आ जाएगा, आप करोगे आ जाएगा, और नंबर भी आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक साथी अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिहार बोर्ड में छा जाइए। यही मौका है, यही लक्ष्य है, इस मौके को हाथ से मत निकलने दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से, बस मेहनत को अपने जारी रखिए। बस एक चीज लास्ट में कहते जाऊंगा, प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई के साथ, अच्छी बात है पढ़ाई लिखाई, अपने संस्कारों को भी अपने अंदर सजो कर रखिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कारों को भी अपने अंदर बना के रखिए। माता पिता को हमेशा अपने आदर सम्मान दीजिए, और अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक साथी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।